मोदी सरकार का 1 साल। अच्छे दिन आए क्या? शुक्रवार को आपने देखा बिहार और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल। आपने देखा कि बिहार में बरकरार है मोदी का जादू। जेडीयू कांग्रेस आरजेडी अलग अलग लड़े, फिर क्या होगा? तस्वीर देखिए, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेडीयू को 64, आरजेडी को 42 और ऐसे में फायदा ट्रांसफर करेगा बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन को, जहां 126 तक ये दोनों मिलकर अगर लड़ते हैं तो पहुंच सकते हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल में ममता को भारी बहुमत का अनुमान। अगर आज की तारीख में बंगाल में चुनाव होते हैं तो 294 सीटों वाली बंगाल की विधानसभा, जहां टीएमसी के खाते में 198 सीटें, कांग्रेस 40, लेफ्ट 36, बीजेपी 12 और अन्य के पास 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही। दिल्ली का त्वरित सर्वे भी हमने आपको दिखाया, बताया कि अब भी दिल्ली की पहली पसंद है केजरीवाल। दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो आप किसे वोट देंगे? जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो आप के साथ सहमति जताई 53% लोगों ने आपको अपनी पसंद करार दिया, 37% बीजेपी, कांग्रेस 8%, अन्य 2%। आज हम आपको दिखाएंगे पूरे देश का ओपिनियन पोल। मोदी राज के 1 साल में कितनी बदली है हमारी और आपकी जिंदगी। एबीपी न्यूज नीलसन ने जानी है देश भर में लोगों की राय। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच किया गया ये ओपिनियन पोल। 19 राज्यों की 509 लोकसभा सीटों में 126 सीटों पर किया गया ये सर्वे में शामिल हुए कुल 19,553 वोटर। ये सर्वे यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। बड़े सवाल जो ओपिनियन पोल में वोटरों से पूछे गए। मोदी सरकार के 1 साल में क्या अच्छे दिन आए? 1 साल में कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी का काम? मोदी सरकार गरीबों की है या अमीरों की? जमीन अधिग्रहण बिल से किसका हित होगा? अभी चुनाव हुए तो किसकी होगी जीत? क्या 1 साल पुरानी मोदी लहर में अब भी है दम? हर सवाल का जवाब देश का मूड। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। देश का मूड, जहां सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आपने देखा लोगों की राय, हमने आपको बताई अलग अलग सवालों पर। देश का मूड अब भी मोदी के साथ दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर अभी चुनाव हुए तो कितनी सीटें आएंगी, किसको कितनी सीटें आएंगी, कौन से क्षेत्र में किसको कितनी सीटें आएंगी, ये देखने के लिए अब हम यहां बैठे, हमारे साथ राजनीतिक दलों के मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आंकड़ा क्या कहता है ओपिनियन पोल का, सबसे बड़े ओपिनियन पोल का 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार के? चलते हैं रोमाना के पास। जी, तो मोदी सरकार के 1 साल का मौका, और ऐसे में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो तस्वीर क्या उभर कर आएगी, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा नजर डालेंगे 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। ये 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, एनडीए को मिली थी 336 सीटें, यूपीए के खाते में गई थी 60 सीटें, लेफ्ट दल को 10 सीटें और अन्य के खाते में 137 सीटें। तो ये 2014 लोकसभा चुनाव की तस्वीर जो हमने पिछले साल देखी थी। और अब जबकि मोदी सरकार की पहली सालगिरह का मौका है, अगर आज चुनाव होते हैं देश में तो हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। और हम शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम भारत से, जिसके तहत कुल 116 सीटें आती हैं और इन 116 सीटों में से एनडीए को मिल रही हैं 102 सीटें, यूपीए के पास जा रही हैं 10 सीटें, लेफ्ट दल पश्चिमी भारत में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं 4 सीटें। तो अहम बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं पश्चिमी भारत की 116 सीटों से, वो ये कि पश्चिम भारत में एनडीए को 5 सीट का नुकसान हो रहा है और साथ ही 1% वोट भी खिसक रहा है एनडीए का। किशोर, लेकिन महज 5 सीट का नुकसान। पश्चिमी भारत में 107 थी पिछले बार, 116 में से 107 सीटें जीती थी एनडीए ने।
अब 102 जीतों पर अब भी जीत हो जाएगी अगर अभी चुनाव हुए तो। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ पीएल पुनिया साहब हैं, हमारे साथ आरजेडी से मनोज झा जी और आम आदमी पार्टी से प्रीति शर्मा मेनन हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहला सवाल मेरा आप ही से, संबित जी, वही है अभी तो खेल पश्चिम में तो कम से कम कोई खास नुकसान नहीं है, मूड अब भी मोदी सरकार के साथ है, मुस्कान बता रही है आपकी। नहीं, स्वाभाविक रूप से आपने जो ओपिनियन पोल 3 दिन से दिखाया है उसमें कहीं ना कहीं मूड अभी भी वही है। मगर बड़ा विषय है कि रोज हम 15 दिन के गैप पे सर्वे करके देखें, मगर ये जो पैल्पेशन है, लोगों के जो एस्पिरेशन फुलफिलमेंट हो रहा है, एक बड़े स्पंदन के रूप में हम महसूस कर रहे हैं। लोग खुश हैं, लोग देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस हो रहा है और बहुत बड़े चेंज के रूप में सब कुछ उभर रहा है। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर बार केवल सर्वे के आधार पर हम अपने निर्णयों पे डिपेंडेंट रहे, ये उचित नहीं होगा। 5 वर्ष का हमें एक टाइम फ्रेम मिला है, बहुत अच्छे तरीके से 1 वर्ष में फाउंडेशन स्टोन जिसे कहते हैं वो मोदी जी ने रखा है और आने वाले 4 वर्षों में उस पर इमारत बन के खड़ी होगी। हमें कभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलिज्म में नहीं अपने आप को एंडोर्स करते हुए जनता के लॉन्ग रन में जो हित का विषय है उसे लेते हुए बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है ये हम कर रहे हैं। इसीलिए रशीद किदवई का एक सवाल है आपसे। संबित जी, देखिए जितने पश्चिम में जितने भी राज्य हैं सब जगह भाजपा का शासन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सीटें कम क्यों हो रही हैं? कम, और पहले भी सर्वे में भी दिखाया कि जहां जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर लोगों को अच्छे दिन में के आने का विश्वास कम है, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए रशीद जी, आप तो मेरे से बड़े भी हैं और आप इन विषयों को जानते हैं कि जो भी सर्वे होता है उसमें मार्जिन ऑफ एरर प्लस और माइनस 5% तो होता है। अगर 5% आप पॉजिटिव लगा देंगे तो 102 सीट का 110 सीट से ऊपर बन जाएगा और अगर आप वही मार्जिन कम करेंगे तो कम भी हो सकता है। इसलिए इस तरफ या उस तरफ गुंजाइश दोनों है, एक न्यूट्रल ग्राउंड में हम खड़े हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है और बल्कि 5% लगाएंगे तो प्रॉफिट की ओर भी जा सकते हैं। इसलिए ये कहना कि कुछ जमीन खिसक गई है ये उचित नहीं होगा। पुनिया साहब से सवाल है, वीरेंद्र कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पुनिया जी, आपका अभी भी कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी आए हैं, नई रोशनी तो लेकर आए हैं 58 दिनों के बाद, पर कहीं सीटों में कहीं तब्दीली नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? देखिए, इसके बारे में तो बहुत नहीं बताना चाहूंगा। क्यों? लेकिन जो नहीं, पुनिया साहब इसके बारे में क्यों नहीं बताना चाहेंगे? देखिए, नहीं पुनिया साहब, देखिए सवाल तो आपसे यही है ना, अगर आपकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं और आप नहीं तो आपका जो सर्वे नहीं, मैं बता दूं, मैं बता दूं कि आपका सर्वे पूरी तरह से सही नहीं है, वो गलत है। आप सर्वे दिखा रहे थे दिल्ली में, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे। हर चुनाव में आप यही कहते हैं, हर चुनाव में यही कहते हैं और सर्वे से भी नीचे चले जाते हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो लोकसभा का, अरे आप लोकसभा के टाइम पे भी आप सरकार बनाने का दम भरते थे, 44 पे आ गए। लोकसभा का चुनाव हमारे सर्वे में फिर भी थोड़ी सी इज्जत रखी थी। उसके बाद असेंबली का चुनाव, उसके बाद असेंबली, आपका लोकसभा का चुनाव, उसके बाद असेंबली के चुनाव हुए, उतनी सीटें आपको नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। दिल्ली में 8 से 0 पे आ गए आप। बाई इलेक्शन उसके बाद राजस्थान विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। उन बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में रहे आप, बीजेपी की सीटें लूज किए हैं, नहीं, वो कैसे कह देंगे वो मूड बरकरार है? उत्तर भारत की हम बात करेंगे। नहीं पुनिया साहब, उत्तर भारत के आंकड़े भी देखेंगे। सकता है आप हिंदुस्तान में, मैं अभी उत्तर भारत के आंकड़े भी देखेंगे, ये पश्चिम बात तो सुनेंगे, आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे, सिर्फ अपनी ही बात करते रहे। देखिए आपका मूड वो कैसे रह सकता है? आपका सर्वे कैसे सही है? पूरे हिंदुस्तान भर में, नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक किसान पूरी तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के ऊपर संशोधन करने जा रहे हैं। देश की बात करो, 24 अक्टूबर से 10 जनपद नहीं है, इन दोनों के बीच में ही आपका मूड फ्लक्चुएट होता है। बाहर तो दिख नहीं रहा है। कैसे मान ले, आपको अपनी चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसकी ज्यादा चिंता हो गई है, वो सही है। अरे हम अपना कह रहे हैं, मूड हमारा वही है, देश का मूड वही है, तो वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? आप अपने बारे में बता रहे हैं। जो ढोल पीट रहे हैं वो ढोल पीट रहे में बताना पड़ेगा कि आप में ढोल में पोल है, और ये सही नहीं है। ये जो आप दिखा रहे हैं सर्वे, ये सर्वे सही नहीं है।
इसमें बहुत परिवर्तन आया है। किसके ढोल में कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक फटा ढोल है, ये सब कोई जानता है, इसलिए ढोल पे पोल की बात मत करें। मगर पूनिया साहब, ये आप भी जानते हैं, आपसे प्रश्न राहुल गांधी के बारे में पूछा गया, नहीं ज्योति के बारे में पूछी गई, और आप बैठ के बीजेपी के बारे में गा रहे हैं। यहाँ पे अपने लोग हैं, उत्तर दीजिए ना, जो आपसे पूछा गया है। सहयोगी दल है शिवसेना, वो वॉकआउट करते हैं, उनके मिनिस्टर आपके साथ वोट नहीं देते, तो कैसे कह रहे हैं कि मूड वही है? वो आप ठीक है, आप कहें कि साहब हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, खराब नहीं है, मैं मान सकता हूं, लेकिन वही मूड है। अब किसान आपके अपने स्वदेशी जागरण मंच है, आरएसएस का विंग है, और वो आपके खिलाफ अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि उनकी स्थिति अच्छी है? बोल रहा है। अच्छा, आपके घटक दल है, अरे आपके अल्फाज में राहुल गांधी को छुट्टी पे जाना चाहिए, वो तो आप सुन नहीं रहे हैं। आप सुधरेंगे ये तो चिंता कर नहीं रहे हैं, आपका मूड कैसे रह गया? वही चिंता करने में लगे हुए हैं, गजब है ये। अच्छा चलिए आप हमारी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। अरे पूनिया जी, आपका मूड खराब है, उसका मतलब ये नहीं है कि डिबेट नहीं करेंगे। शायद पश्चिम की सीटें देख के आपका मूड खराब हुआ। नहीं, एक मिनट, पश्चिम की सीटें देख के आपका मूड खराब हुआ, दक्षिण की सीटें देख के बताना पड़ेगा। दक्षिण भारत चलते हैं, दक्षिण बात कर रहे हैं। मैं रोक रहा हूँ आपको, माफ कीजिएगा। हम चलते हैं रोमाना के बाद। रोमाना, पश्चिम में तो देखा कि बीजेपी ने जैसा स्वीप किया था, एनडीए ने जैसा स्वीप किया था, अगर आज चुनाव हो जाए तो भी वैसा ही स्वीप होगा। दक्षिण भारत में क्या हाल है? जी, तो दक्षिण भारत की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि उत्तर भारत की जो 151 सीटें हैं उनके बारे में भी हम आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा नजर दक्षिण भारत की 134 सीटों पर। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से पश्चिम भारत में एनडीए को 5 सीट का नुकसान, लेकिन अगर बात की जाए दक्षिण भारत की 134 सीटों की, तो यहां पर एनडीए को 3 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में 42 सीटें मिली थी एनडीए को, और आज की तारीख में अगर चुनाव होंगे तो 3 सीटें बढ़कर 45 पर पहुंच जाएगा एनडीए का आंकड़ा। यूपीए के खाते में 18 सीटें, लेफ्ट दलों को 12 सीटें मिल रही हैं, और अन्य के खाते में 59 सीटें। मतलब दक्षिण भारत में एनडीए को सीधे सीधे 3 सीट का फायदा और 3% वोट भी बढ़ रहा है एनडीए का दक्षिण भारत में। किशोर, 3% का फायदा और 3 सीटों का फायदा और 3% वोट भी बढ़ रहा है। शंकर, सीधे सीधे दर्शाता है कि कांग्रेस की हालत कर्नाटका में अच्छा नहीं है, खस्ता है। पुनिया साहब, दक्षिण में भी देखिए, सर्वे आप कहेंगे सर्वे है, ठीक नहीं है, आपके हिसाब से क्या है? ये तो हर तरफ नुकसान हो रहा है। ये अभी समित पात्रा साहब कह रहे थे कि उसमें 5% एरर का स्कोप रहता है, और 5% को अगर कहेंगे पॉजिटिव में रख दीजिए तो पूरी स्थिति बदल जाती है। तो ये उनका आर्गुमेंट है। अब ये कुछ दूसरा आर्गुमेंट लाएंगे तो उनसे पूछिए। और मैं समझता हूं कि ये स्थिति किसी भी तरह से सही नहीं बताई जा रही है। साउथ में अभी भी कांग्रेस का जगह जगह पर इंप्रूवमेंट करेंगे। आप तेलंगाना में जो बना था उसको लोग समझ नहीं पाए तब तक, और वहां पर हम ज्यादा पाएंगे। कर्नाटक में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, वहां पूरी तरह से जो स्थिति बताई जा रही है वो नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस का जो बताया जा रहा है कि वैसी स्थिति नहीं है, खराब स्थिति है, वो सही नहीं है मेरे विचार से। और जो हमारा अनुमान है, जो जगह जगह का फीडबैक है, उसके हिसाब से हम अच्छा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक, वहां पर जो पूरे हिंदुस्तान भर में किसानों ने वोट दिया था, आज किसान इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है, तो कैसे वो उस तरह से वहां इंप्रूवमेंट किया जाएगा? कौन से सैंपलर लिए गए, कहां किससे किसका सर्वे मैं समझ गया। आप सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट अलग है। एक मिनट, वीरेंद्र कपूर जी को सुन ले। इनका सर्वे अगर गलत है, आपने कोई इंटरनल सर्वे किया है जो दिखा रहा है कि आपकी 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं? सर्वे तो अक्सर गलत निकले हैं। देखिए पुनिया साहब, पिछले पूरे जो आपके कार्यकाल रहा उसमें जब सर्वे आए तब आपने कहा कि सर्वे गलत निकले हैं। सर्वे कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड में गलत होते हैं, लेकिन इतना अगर फर्क है जितना लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिखा, और वो अगर फिर दिख रहा है, तो तब आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये बिल्कुल पलट जाएगा? आप कह रहे हैं कि कभी कभी गलत होते हैं, तो वो कभी कभी वालों में से ये गलत वाला कभी इतने गलत सर्वे है। मैं नहीं समझता हूं कि अच्छा ये वही वाला है जो बिल्कुल, ये वही वाला है जो पूरी तरह गलत है। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा वो आप जी
पुनिया साहब का कहना है ये वो वाला है जो बिल्कुल गलत हो जाता है। मेरा कहना ये है, नहीं ये तो कांग्रेस के लोग तो कहते रहे हैं और सर्वे जब होता रहा है कांग्रेस तो उसमें आती भी नहीं है, लेकिन किसानों को, पूनिया साहब, किसानों को जिस तरह से नाराज हुआ है, विजय विद्रोही का सवाल ले लीजिए। बनी है पूनिया साहब, आप जो 6 सीटें कम पा रहे हैं पिछली बार के मुकाबले दक्षिण भारत में, वो सारी सीटें आप केरल में लूज कर रहे हैं। ज्यादा कैसे हो सकता है? केरल में आप लूज कर रहे हैं ये 6 सीटें, जो हम बता रहे हैं कि 6 सीटें आपकी कम आ सकती हैं पिछली बार के मुकाबले दक्षिण भारत में अगर आज चुनाव हो तो ये सारी सीटें 6 की 6 आप केरल में लूज कर रहे हैं। यानी केरल में आपकी सरकार भी है, उसका कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा केंद्र अगर लोकसभा चुनाव के अगर होते हैं तो उस रूप में सामने दिख रहा है। उसमें आप क्या दिखा रहे हैं कि उसमें क्या दिखा रहे हैं कि एनडीए के पास जिम जाएंगी? एनडीए के पास अदर से जा रही है 3 सीटें, स्क्रीन नहीं है, लेफ्ट के पास 6 सीटें जा रही है। लेफ्ट कहते हैं कि वो एनडीए में जाएंगे, लेफ्ट से जा रही है, लेफ्ट के पास 6 सीटें जा रही है और एनडीए को जो 3 सीटों का मुनाफा हो रहा है वो अदर से हो रहा है। अब वो अदर हमें नहीं मालूम वो टीआरएस से हो रहा है या किसी दूसरी पार्टी से हो रहा है, कभी कांग्रेस आती है, एनडीए का उसका कहीं नहीं रहता। और लेफ्ट तो कांग्रेस की हालत कर्नाटक में कितनी खराब है इससे पता चलता है। अब आपके वहाँ के जो लीडर्स हैं वो सेंट्रल लीडर्स को लिख रहे हैं कि भाई ये चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ कीजिए, नहीं तो यहाँ पर पार्टी डूब रही है। नहीं, वो पार्टी उस पर विचार करेगी, यथा समय उसमें जो भी कार्रवाई उचित समझी जाएगी वो किया जाएगा। लेकिन जहां वहां एंटोनी जी ने जैसे कहा कि इसके ऊपर चेक करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, उस सब पे विचार किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस तरह से जितनी खराब स्थिति आप दिखा रहे हैं केरल की, उतनी खराब स्थिति नहीं निकलेगी। पुनिया जी नमस्कार। पुनिया जी, आप ये बात क्यों नहीं मान लेते? मुश्किल क्या है आपको? देखिए, आपको ले दे के जो आपके नेता हैं वो अभी 1 महीने मुश्किल से उनको हुए हैं कि वो दिखाई दिए हैं, अब सुनाई भी पड़ते हैं, कुछ करते हुए भी नजर आते हैं। जादू की छड़ी थोड़ा ही है उनके पास। आपकी हालत ऐसे थोड़ा ही एकदम रातों रात इम्प्रूव हो जाएगी, समय लगेगा। अगर इनसे खिन्न भी हैं रूलिंग पार्टी से तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। बैठे बिठाए थोड़ी ही आपके पास सीटें आ जाएंगी, वोट्स आ जाएंगे। इसको मानने में मुश्किल क्या है? आप इतना लड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या है? अभी तो कुछ है नहीं आपके हाथ में। नहीं, आप हमको ये बता दीजिए, ये कैसे कह दिया कि 1 महीने से आए हैं? वो पहले भी थे, पहले भी संघर्ष करते रहे। वो जब भट्टा पारसोल में जाते हैं और जो गोली लगती है कि किसानों को गोली से भुना जाता है, उसमें सबसे पहुंचने वाले वो हैं। टप्पल में वो पहुंचते हैं, जगह जगह पर जहां अभी तो लौटे हैं, कुछ भी सीख के आए हो, कितना भी सीख के आए हो, चीजों में समय लगता है। बड़ा देश है, लोगों को अपनी बात पहुंचाने में समय लगता है। जादू की छड़ी थोड़ा ही है कि उनकी शक्ल देख ली और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वो दिन लद गए पुनिया जी। 130 साल पुरानी पार्टी है, वो राहुल जी के साथ में पैदा नहीं हुई है। 130 साल पुरानी पार्टी है, इसका अपना प्रीति जी कुछ कहना चाह रही है। प्रीति जी, मैं आपके पास आने वाला था, अपनी नीति उत्तर की बात आती तो जरूर आता आपके पास। तो ये आप एक दफा ये कैसे कह रहे हैं कि सब राहुल जी अब आए हैं, समय लगेगा? पुनिया साहब, प्रीति जी को सुन लेते। जी प्रीति जी। जी बताएं। कांग्रेस की उस टीवी सीरियल की हालत हो गई है जो इतना ज्यादा चला है, उसको देखना सबने बंद कर दिया है। लेकिन उसको जो बनाते हैं वो अभी भी इस भ्रम में है कि वो बहुत ही ग्लोरियस टीवी सीरियल है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। एक फ्लैश इन द पैन राहुल गांधी का कहीं पे अपीयरेंस है, उसका कोई भी उसको सीटें नहीं मिलने वाली है और कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस देश की जनता ने जो इतने सालों की करप्शन थी उसको एक कड़ा जवाब दिया है। महत्व की बात यह है कि हमें देखना है कि मोदी सरकार ने क्या किया है पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में ऐसा एक काम नहीं है जो हम ठोक बजा के कह सकते हैं कि भारत में इसमें उन्नति हुई है या प्रगति हुई है या हमने ये बड़ा काम किया है। लेकिन लोग ऐसा नहीं मान रहे। ये यकीनन बात सही है कि लोगों की वोटिंग पैटर्न इतनी फटाफट नहीं बदलते। भारतीय लोगों में बहुत धीरज है। जी। लोगों में धीरज है। आपके सर्वे ने दिखाया है कि लोग सोचते हैं कि ये सरकार एंटी पुअर है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि इस सरकार के बाहर के दौरों से या इस सरकार के जो अच्छी मीडिया कवरेज है उससे उनकी जिंदगी पे इतना असर अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन धीरज है, लोगों में होप है, लोग 5 साल देंगे। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि पिछले 1 साल में जो आपका मैंने लिया, आप कह रहे हैं लोग पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन पैटर्न नहीं बदला अभी। मनोज जी, एक चीज मैं करेक्शन करवा दूं,
अभी जो सर्वे हम लोग दिखा रहे हैं उसमें 52% लोग कह रहे हैं कि सरकार एंटी पुअर नहीं है। 52%। तो ये कहना कि सरकार एंटी पुअर है, ये एक पैरेटिंग ऑफ द सेम लाइन हो जाता है। आपका मानना है कि 48% ये सरकार आई थी ये कह के कि ये गरीबों की सरकार होने वाली है। ये सरकार आई थी है, ये तो मानते हैं लोग। 52% मतलब मेजॉरिटी। किशोर जी, मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ये मानते हैं कि सरकार एंटी पुअर नहीं है। लेकिन ये नई फीलिंग आई है कि ये सरकार एंटी पुअर है। आपने ये कहा ये पहले नहीं था। 52% अच्छा, के समय ये बिल्कुल नहीं, सम्बित जी कह रहे हैं उनकी पार्टी के बारे में बात हो रही है, उनसे जवाब ले लें। एक मिनट ये सरकार गरीबों मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ प्रीति जी। सम्बित जी कह रहे हैं उनकी पार्टी में बात हो रही है, उनसे जवाब ले लें। और मनोज जी आपके पास भी आऊंगा। अभी पूरब के आंकड़े हमने दिखाने हैं। असली जो खेल है क्या वहां पर बिगड़ रहा है मोदी सरकार का, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश का ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं और अभी हमने देखा कि पश्चिम और दक्षिण में अब भी मोदी की लहर बरकरार है। पश्चिम और दक्षिण में अब भी मोदी की लहर बरकरार है। तो उत्तर और पूर्व में क्या हो रहा है? पूर्व में खास तौर पे, क्योंकि वहीं से उम्मीद है, क्योंकि वहीं आगे अभी विधानसभा चुनाव भी होने हैं। रोमाना के पास चलते हैं। तो उत्तर और पूर्वी भारत की कुल 293 सीटें, वहां पर देश का मूड क्या है इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन अभी तक जो 250 सीटों का एक आंकड़ा हमने आपके सामने रखा, पश्चिमी भारत दक्षिणी भारत का, उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पश्चिमी भारत की 116 सीटें, जहां एनडीए के खाते में 102 सीटें जा रही हैं, यूपी के खाते में 10 सीटें, लेफ्ट पार्टियां अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं और अन्य को मिल रही है 4 सीटें। यहां एनडीए को 5 सीट का नुकसान हो रहा है। दक्षिण भारत की तरफ बढ़े तो दक्षिण भारत की 134 सीटें, यहां एनडीए 3 सीटों पर फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। 45 पर एनडीए का आंकड़ा पहुंच रहा है 42 के मुकाबले। यूपीए 18 सीट, लेफ्ट दलों को मिल रही हैं 12 सीटें और अन्य के खाते में जा रही हैं 59 सीटें। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत जिसके तहत आती हैं कुल 142 सीटें और पूर्वी भारत में एनडीए को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यूपीए को उस बड़े झटके का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के पास पूर्वी भारत से 45 सीटें आ रही हैं, यूपीए के खाते में 38 सीटें, लेफ्ट दलों को 5 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में जा रही हैं 54 सीटें। तो अभी चुनाव हुआ, पूर्वी भारत में कौन जीतेगा उसका ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्वी भारत में राज्य कौन कौन से आते हैं, जरा एक नजर हम इस पर भी डालेंगे। जाहिर सी बात है पूर्वोत्तर के तमाम राज्य तो इसमें आते ही हैं, लेकिन बहुत अहम बिहार, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, ये वो राज्य जो पूर्वी भारत में आते हैं। और जल्दी से एक बार फिर से दिखाते हैं आपको पूर्वी भारत, जहां कुल 142 सीटें, इन 142 सीटों पर यूपीए बढ़त बना रहा है। 38 सीटें पिछली बार के मुकाबले यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए को यहां पर नुकसान हो रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुकाबले यहां पर एनडीए की सीटें कम हो रही हैं, 45 सीटें ही मिल रही हैं एनडीए को। तो पूर्वी भारत में एनडीए को 11 सीट का नुकसान और यूपीए की 17 सीटें बढ़ रही हैं पूर्वी भारत में। किशोर, तो ये पूर्वी भारत बहुत बड़ी चिंता बन सकता है एनडीए के लिए। हमारे साथ राजनीतिक दलों के मेहमान बने हुए अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। देखिए, अभी आप कह रहे थे कि पश्चिम में और दक्षिण में उनकी लहर बरकरार है, लेकिन आपके आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2-3 सीटों का फायदा नुकसान को मैं फायदा नुकसान नहीं मानता। पश्चिम में उनकी स्थिति जो थी बनी हुई है। दक्षिण भारत में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को और उसके साथियों को बहुत सुधार करने की जरूरत थी, उन्होंने सुधार नहीं कर पाया है। दक्षिण में मतलब जितनी जो अगर लहर जितनी थी पिछले साल उतनी है। उसको दक्षिण में तो लहर पिछली बार भी नहीं थी, दक्षिण में ठीक ठाक था, लहर पिछली बार भी नहीं थी। और जो पूर्व नुकसान हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त है। अभी जिनके दावे थे कि हम पश्चिम बंगाल में हमें ये करना है वो करना है, असम में पिछली बार जी वही बिहार उसके अंदर शामिल है। बिहार में अगर ये स्थिति है तो इसको विधानसभा चुनाव में हालत और भी खस्ता हो जाए। मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी अब ये मौका है एक तरह से जो कहा जा रहा है बार बार, कल के भी सर्वे में दिखा, अगर बिहार विधानसभा का ओपिनियन पोल हमने देखा और अभी भी दिख रहा है कि यहाँ पूर्व में नुकसान हो सकता है एनडीए को, लेकिन आप लोग एक ही नहीं हो रहे।
किशोर भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मैं आपके दक्षिण और पश्चिम का भी देख रहा था। अनुसंधान में हम लोग विश्वविद्यालय में एक कहते हैं कि अतिरेक और यूफोरिया का अनुसंधान। तो ये पूरा जो आपका सर्वे है, मैं आप लोगों ने बड़ी मेहनत की होगी भाई, लेकिन ये यूफोरिया और अतिरेक का अनुसंधान है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पे आपसे नहीं कह रहा हूं, एक आम नागरिक के तौर पे मैं देख रहा हूं कि सामाजिक क्षेत्रों में फंड की इतनी बड़ी कटौती 30 वर्षों में कभी नहीं हुई। असहमति का अपराधीकरण ऐसा कभी नहीं हुआ। एनजीओज के फंड्स रोकने के नाम पर आप सामाजिक आंदोलनों का गला घोट रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, अरे मानने वाले, अरे आप राजनीति की बात करिए, इतना आपके पास प्रेशियस टाइम है, लालू जी की तरह आप बातों को टाल रहे हैं। आप ये बताइए कि किसका ईगो, महाराज प्रश्न का जवाब दीजिए, किसका ईगो आप तीनों को या आप दोनों की एकता में आड़े आ रहा है, ये बता दीजिए। क्योंकि आपको सामने साफ लग रहा है कि आप लोग एक हो जाएंगे तो एनडीए को हरा देंगे। तो क्या ईगो इशू है कि कोई पॉलिटिकल इशू है, ये बताइए। नहीं, आप मैं बहुत हम्बली एक बात कहता हूं, मैं सवाल टालने वालों से मैं नहीं हूं। कितना भी कठिन सवाल पूछ लीजिए, मैं उसको कन्फ्रंट करना चाहता हूं, क्योंकि दक्षिण पंथ के खिलाफ लड़ाई एक चुनाव से खत्म नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से आज कहता हूं, चाहे मीडिया के एक वर्ग में गुदगुदी हो रही हो कि ये मिलन क्यों नहीं हो रहा, विलय क्यों नहीं हो रहा, शायद बेहतर है। मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं कि विलय और गठबंधन अब कोई रोक नहीं सकता। चलिए, इतिहास यानी अब संबित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कोई इजाजत संबित जी देखिए, सवाल यहाँ संबित जी, हाँ संबित जी, दो दल के वजूद का संबित जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट संबित जी, मुझे ये बताइए, देखिए ये सबसे पहली चुनौती तो अब सितंबर अक्टूबर में बिहार ही होने वाली है, और उसके बाद बंगाल है, और वहीं दिक्कत पेश आ रही है। एक दिक्कत इसमें यह भी आएगी कि राज्यसभा में सीटें फिर आगे भी नहीं आ पाएंगी, और फिर आगे भी अच्छे दिन के कई काम नहीं हो पाएंगे। देखिए किशोर जी, अभी आपने जो दिखाया है पूरा ओपिनियन पोल डिफरेंट क्षेत्रों का, मैं सिलेक्टिवली एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैंने पश्चिम और दक्षिण का एक्सेप्ट किया है, तो पूर्व का भी एक्सेप्ट करूंगा। मगर आप ही के दो पोल हैं। एक पोल आपने बिहार में कंडक्ट किया, जिसमें दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से अच्छी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए इन तमाम अपदस्थ पार्टियों को एक होना पड़ेगा। अर्थात कहीं ना कहीं अगर इन दोनों पोल्स जो आप ही के चैनल के हैं को सुपर इम्पोज कर दिया जाए, तो ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं बिहार में खराब नहीं कर रही है। बिहार में भी ये बता रहा है हमारा पोल कि लोकसभा जैसा परफॉर्मेंस बीजेपी तब भी नहीं करेगी जब जेडीयू और आरजेडी अलग अलग लड़ेंगे, तब भी बीजेपी लोकसभा से नीचे आ रही है। अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी मैं कंप्लीट कर दूं, मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट कर लूं सर। जहां तक इनका साथ होने का सवाल है, अभी मनोज भाई को मैं सुन रहा था, आप बताइए, ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन होने वाला है, आप इंतजार करिए। और इसके पीछे बहुत बड़ा जो आपका महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है, वो भी लठबंधन ही है, रोज लठ चल रहे, साथ में रहते बहुत बड़ा नहीं, वो कितने भी लठ चले, भाइयों के बीच में लठ चलना और परिवार का एक कश्मीर में भी लठबंधन है, पंजाब में भी लठबंधन है। इन दोनों को रोज तुम्हारे नेता यहाँ आके रोते हैं कि हमको पंजाब में से बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ जहाँ गठबंधन है वहाँ लठबंधन तो आपका है। मैं कंप्लीट करूँ, आपकी इजाजत हो तो। मेरे पार्टी के विषय में इतना बड़ा डिस्कशन हो रहा है और मैं कंप्लीट तो कर लूँ। अरे जितना नाराज मनोज झा जी नहीं हो रहे, आप हो जा रहे हैं। मैं थोड़ा कंप्लीट तो कर लूं, प्लीज मुझे अनुमति तो दीजिए। मेरा इतना कहना है कि बिहार में अगर मोदी जी के सरकार के खिलाफ उनको खड़ा होना है, तो तमाम पार्टियों को आज एक होना पड़ रहा है। अर्थात नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। अगर वो कहते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो आप डर क्यों रहे हैं? आप अकेले क्यों नहीं लड़ सकते हैं? और अगर अकेले लड़ने का किसी भी पार्टी में नतीजा है, सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे संबित जी जो आपने शब्द दिया यहाँ पर, लठबंधन। तो पश्चिम भारत में एनडीए को कोई नुकसान नहीं है, जैसी लहर थी वैसी है। दक्षिण भारत में
जैसे फायदे की उम्मीद थी वो फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं है, जैसे थे वैसे हैं। पूर्व में नुकसान हो सकता है, ये बता रहा है एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल, देश का ओपिनियन पोल। लेकिन अब उत्तर भारत की स्थिति क्या है वो जानने के लिए चलते हैं रोमाना के पास। जी, तो कुल 543 लोकसभा सीटों में से 151 सीटें जो उत्तर भारत में आती हैं, और उत्तर भारत में किस गठबंधन को कितना फायदा कितना नुकसान अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। एनडीए 125 सीटें मिलेंगी, यूपीए को 7 सीटें मिल रही हैं, वाम दल अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं 19 सीटें। ये उत्तर भारत की 151 सीटों के लिए आंकड़े, मतलब उत्तर भारत में एनडीए को हो रहा है 6 सीट का नुकसान, और साथ ही साथ 2% जो वोट शेयर है उत्तर भारत में एनडीए का वो कम हो रहा है। अभी चुनाव हुए तो कौन जीतेगा ये हमने आपको बताया क्षेत्रों के हिसाब से, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत। और अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, एक नजर जल्दी से उस पर डाल लेते हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत कुल 9 राज्य जो उत्तर भारत में आते हैं, जिसकी 151 सीटें, जिसके आंकड़े हमने आपके सामने रखे। किशोर जी, तो उत्तर भारत में भी नुकसान है कुछ एनडीए को, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा बहुमत था, वो लगभग उतना ही काफी हद तक बरकरार है। कांग्रेस, यूपीए कुछ ज्यादा गेन नहीं कर रही है। सारी चुनौती जो है वो पूर्व में सिमटी हुई है। रशीद हमारे साथ हैं और वो एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी, ये पूर्व की जो बात है, तो पूर्व में ये कांग्रेस को कहाँ से सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को या आरजेडी को अगर बिहार में मिल रही है, तो क्या कांग्रेस को आसाम में मिल रही है? उसका क्या कारण है? क्या उसकी क्षेत्रीय लीडरशिप है, या पूनिया जी को, राहुल गांधी को उसका क्रेडिट देना चाहेंगे? पूर्व में अगर फायदा हो रहा है पूनिया जी, तो क्रेडिट राहुल गांधी को है या वहां की क्षेत्रीय लीडरशिप को है? देखिए, हर प्रदेश की स्थितियां अलग हैं और इलेक्शन वहां की लोकल यूनिट लड़ती है। राहुल जी जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से जहां चुनाव की हालात होती है उसके हिसाब से सीटें मिलती हैं। तो इसलिए किसी को क्रेडिट देना तो मैं नहीं समझता। तो इसका मतलब सही है। इसका मतलब राहुल जी कोई इम्पैक्ट देते नहीं, जो मैं ये राहुल जी का कोई इम्पैक्ट है नहीं। क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रीय विषयों पे लड़े जाते हैं, तो पुनिया जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया कि कोई क्या बात कर रहे हैं। मैंने बता दिया, आप ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? जल्दी से राहुल जी क्रेडिट दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लोकल नेतृत्व है वहां के प्रदेश, वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और उनका नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व में। राहुल जी भी उनमें से एक हैं, सोनिया जी हैं, दूसरे लोग हैं, सब लोग एक साथ हैं। आप लोगों की तरफ से नहीं है, तरह से नहीं है कि नरेंद्र मोदी अकेले हर जगह जाते हैं कि नरेंद्र मोदी को इतने नेता थे तो 2 महीने राहुल का इंतजार क्यों हो रहा था कि राहुल जी आएंगे, कुछ ट्रेनिंग लेके आएंगे? कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता। संबित जी, हाँ संबित जी बोलें। मैं इसका उत्तर, देखिए राशिद जी ने ना बहुत मजे मजे में चूटी काट दी है कांग्रेस को। राशिद जी भी उत्तर जानते हैं। राशिद जी ये पूछ रहे थे कि क्रेडिट किसको जाएगा। देखिए, हम सबको देशवासियों को पता है कि सारा क्रेडिट गांधी परिवार को जाता है और जितना डिसक्रेडिट है वो लोकल यूनिट को जाता है। दिस थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर कांग्रेस सिंस टाइम इमेमोरियल। ये हमेशा से ही, जब से सृष्टि का सीजन हुआ है, हमारे प्रवक्ता ये रूल है। आप कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के लिए होता है। बताइए, दिल्ली की हार का श्रेय किसको मिला भाजपा में? संबित जी बताइए, दिल्ली की हार का श्रेय भाजपा में किसको मिला? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, आप ठीकरा नहीं कहेंगे, श्रेय ही कहेंगे। दिल्ली की हार का श्रेय भाजपा में किसको प्राप्त हुआ? दिल्ली में कांग्रेस की हालत तो बता दी। मैं नहीं भागने वाला, मैं उत्तर दे रहा हूँ। दिल्ली में हमारा वोट परसेंटेज गिरा नहीं, जो था उससे 1-8% वृद्धि हुई। अच्छा, वोटरों को श्रेय दिया आपने? कांग्रेस और बीएसपी के वोटरों को श्रेय दिया। हम तो पूछ रहे थे नेताओं में किसको श्रेय मिला? आम आदमी पार्टी का। उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। तमाम पार्टी ने इंट्रोस्पेक्शन किया है और उसे हम ठीक भी करेंगे। दिल्ली में क्यों? अच्छा प्रीति जी, उनका वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। जिसको नेतृत्व लोकसभा के हिसाब से उनका वोट परसेंटेज कम हुआ है। किरण बेदी को लोकसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली के असेंबली में उनका वोट परसेंटेज कम हुआ है। अच्छा प्रीति जी, मेरा सवाल ये है, लोकसभा के समय पे प्रीति जी मेरा सवाल ये है, आम आदमी पार्टी दिल्ली असेंबली में समाप्त हो गई, वो 3 सीट पे आ गई और उसका श्रेय किसको दिया?
आम आदमी पार्टी पंजाब, राजस्थान यहाँ भी कोशिश कर रही है ना, वो कोशिश भी अभी तक तो नहीं दिख रही है सीटों में। जाहिर है अभी तो हम बहुत नए हैं इन राज्यों में और इसका अभी तक कोई भी ग्राउंड लेवल पे ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जिससे आपको आपके सर्वेज में हमारी वहां पे गिनती दिखाई देगी। लेकिन अगले जिन चुनाव हम लड़ेंगे उसमें हमारा काम ही बोलेगा, जैसे दिल्ली में बोला था। जी मनोज जी। बस एक छोटी टिप्पणी करना चाह रहा था, क्योंकि काफी सारे आपके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। हर क्षेत्र में 1.5 से 2% का ह्रास है वोट परसेंट में एनडीए के, और ये पहला वर्ष है। 5 गुना 2 कर लीजिए, 10% की कमी के बाद 2019 में क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है बड़ी खतरनाक चीज है, इससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। और ये जो सरकार है तो आपने जो लॉजिक दिया ना उसी से करवा रहे हैं। आप सुनिए, दक्षिण में अगर 3% अभी बढ़ा है तो 5 साल में 15% हो जाएगा। और हम आप जैसे लोग इसके, मैं इसलिए कह रहा हूं इसके, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। 5 साल में 15% होगा। फुटप्रिंट कहां है आपका साउथ में? आप ऐसे हवा में बातें मत करिए, ग्राउंड पे बातें करिए। मैंने तो आपका लॉजिक लिया, आपका लॉजिक लिया। आपने कहा अभी 2 कम हुआ है। किशोर जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी संबित जी बोले। लेकिन इसको एक बहुत बड़े कैनवास पे नहीं, आपने मेरे लॉजिक को डिस्टॉर्ट किया। देखिए आपने मेरे लॉजिक, मैं मनोज झा जी का बड़ा आदर करता हूँ। मनोज जी मेरा सबसे बड़ा लॉजिक है। मनोज जी के रिसर्च का बड़ा आदर करता हूँ, मगर मुझे लगता है आज मनोज जी ने एक भारी गलती की है। एक मिनट संबित जी रुकिए। संबित जी अगर इसको बाइपोलर बनाइएगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो कृपया चैनलों को कह दीजिए बाकियों को ना बुलाएं। मैं आपको सीधी बात कहता हूं कि 2009 में संप्रग सरकार बनी, 2010 में मैसेज चला गया कि यह भ्रष्टाचार के प्रति प्रतिबद्ध रही है। उसी तरह 2014 में आपकी सरकार बनी, 15 में बिना किसी मीडिया के, बिना किसी राजनीतिक दल के पूरे देश में यह मैसेज है कि आप 5 उद्योगपतियों की सरकार है, आप क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकार है, आपको गरीबों मजलूमों से कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 4 वर्ष में इस पाप को अब मैंने सुन लिया, अब मैं उत्तर दे दूं। नहीं आप, अब मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए अब मनोज झा जी ने जो स्टैटिस्टिक्स का आंकड़ा रखा है वो इस प्रकार रखा है कि अभी अगर 3% का ह्रास हुआ है तो आने वाले 4 वर्षों में और ज्यादा गिर जाएगा, उल्टा होगा। अभी तो हमने बीज बोए हैं, अभी तो पेड़ भी नहीं दिख रहा है, फल भी नहीं दिख रहा है। हमने पुरानी मकान को केवल डेमोलिश किया है, नया मकान बनाना शुरू भी नहीं किया है, केवल फाउंडेशन डाला है। जब ये मकान दिखेगा, जब पेड़ में फल लगेंगे, तो ये 3% के बदले 30% वृद्धि भी हो सकती है, और वही होने वाला है। अभी कुछ पुराने मकान में से बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिल गई जिनको आपने अपने नए मकान में अभी से फिट कर दिया है। अंगूर खट्टे। पुराने मकान से कुछ चीजें तो आपको ऐसी मिली हैं। नहीं देखिए, जिनको आपने नए मकान में लगाया। पुराने ईंट इस्तेमाल होते हैं। मैं बताऊं विजय जी, आपने बहुत सही बात कही। अब तक तो आपने विजय जी सही बात कही, पुराने ईंट इस्तेमाल होते हैं, मगर पुराने ईंट से किस प्रकार की इमारत, खंडहर से कैसी इमारत हम बनाएंगे वो आप देखिएगा। आप लेकर तो आप ही गए हो। पुनिया साहब, आपका तो समझ में नहीं आता है। कभी तो आप बोलते हैं ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये जो भी कानून ला रहे हैं सब डिफेंस कानून है, बेकार है। फिर उसी सांस में कहते हैं ये कानून तो उसी पुराने घर में आज बोलते रहते हैं। सरकार के काम बहुत दिलचस्प है ये बहस। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम।